बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर आपको 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ रुपए की ये ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी। साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। तो दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या हैं, जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी की हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी जो है, इसके तहत अब आप जैसे 2 व्हीलर खरीदने जाएंगे जो ईवी होगी, या 3 व्हीलर खरीदने जाएंगे, 4 व्हीलर खरीदने जाएंगे, तो आपको सरकार इस पर इंसेंटिव देगी। आपसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया जाएगा। इससे जुड़ी हुई ईवी पॉलिसी को दिल्ली की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ऐसा नहीं कि अभी सुन लीजिए और अभी जाकर खरीदने चले जाइए तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दरअसल ये ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी लागू होगी और हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगी, भी ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई से जो ईवी पॉलिसी लागू होगी वो आपको 31 मार्च 2030 तक लागू होगी। 1 जुलाई 2026 यानी अगले महीने से कह सकते हैं। और इस पॉलिसी के तहत सरकार जो है 7,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ इंसेंटिव के तौर पर, जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और जब आप ईवी ले लेते हैं तो होता है चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, क्या है, तो इस पर सरकार अलग से 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये तो मोटा मोटी बातें रही। लेकिन अब आपको बताते हैं सबसे काम की बात। अगर आप ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद यानी 1 जुलाई के बाद अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाते हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो आपको पहले साल की खरीद पर 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी ईवी पॉलिसी लागू होने के भीतर पहले साल में अगर खरीद लेते हैं तो 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे साल की खरीद पर 20,000 और तीसरे साल की खरीद पर आपको 10,000 रुपए का इंसेंटिव सरकार देगी। ये तो रही बात 2 व्हीलर की। अगर 3 व्हीलर खरीद रहे होते हैं, जिसको ऑटो कहते हैं, इसमें पैसेंजर 3 व्हीलर की बात मैं कर रहा हूं, उस पर पहले साल की खरीद पर आपको 50,000 रुपए, दूसरे साल की खरीद पर 40,000 रुपए और तीसरे साल में जाकर थोड़ा सुस्त होकर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा ट्रक, जिसको दिल्ली में छोटा हाथी भी कहते हैं, जिसमें माल ढुलाई होता है, जो आप घर में छोटे मोटे सामान बदलते हैं, तो उस पर छोटा ट्रक जो इस्तेमाल होता है उस पर भी सरकार 1 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी अगर पूरी तरह से ईवी है तो। एक और चीज इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 अप्रैल 2028 से, जी हां, 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दिल्ली में। बाकी किसी 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 1 जनवरी से, अगले साल 1 जनवरी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोज का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दिल्ली में, उसके अलावा यहां पर नहीं होगा। तो ये सारी बातें रही आपको इंसेंटिव को लेकर के। एक और चीज, 4 व्हीलर की बात, 2 व्हीलर 3 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर में सरकार ने क्या कहा है कि अगर किसी 4 व्हीलर का एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख रुपए है और पूरी तरह से ईवी है, हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी तरह से ईवी है, तो आपको ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक खास बात यहां पे सरकार ने की इस नई ईवी पॉलिसी के तहत। लक्ष्मण जी, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दरअसल इसके लिए भी ईवी पॉलिसी में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पुरानी गाड़ी लेकर के आप जा रहे होते हैं तो आपको सरकार वहां भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी, यानी उस गाड़ी को स्क्रैपेज में डाला जाएगा और उसकी इंसेंटिव देगी। शर्त यह है कि पुरानी गाड़ी आपकी BS4 या इससे नीचे के लेवल का होना चाहिए। 2 व्हीलर ले जा रहे हैं तो आपको 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव देगी सरकार। 3 व्हीलर ले जा रहे हैं तो 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी। छोटा ट्रक, जिसको छोटा हाथी की बात मैंने करी, उस पर 50,000 रुपए की सरकार स्क्रैपेज इंसेंटिव देगी। और 4 व्हीलर ले जा रहे हैं, अगर BS4 या नीचे के लेवल का है तो आपको पहले 1 लाख 4 व्हीलर पर 1 लाख रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी जितना जल्दी ले जाएंगे इंसेंटिव मिलने की गुंजाइश वहां पर आपको ज्यादा रही। एक और चीज आप देख रहे हो कि बच्चों को स्कूल बस जो ले जाती है,
स्कूल बस वालों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि हर स्कूल वाले स्क्रैपेज, ये ईवी पॉलिसी लागू होने के भीतर पहले 3 साल के भीतर 20% अपने ईवी स्कूल बसों को ईवी में बदलना बेहद जरूरी होगा और 31 मार्च 2030 तक 30% स्कूल बसों को भी ईवी में बदलना बेहद जरूरी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी की बारीकियां हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें हम देख रहे हैं लगातार एक्शन हो रहा है। इस मामले में बता दें आपको, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा भी दे दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि इस मामले में चंपत राय का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। आपको बताएं कि कल इस मामले में 8 गिरफ्तार आरोपियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें गहनों के कागजात और जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले में पूरा एक्शन जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं, हमारे साथ है अमित सिंह। तो अमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, पूछताछ उनसे की गई है, जिसमें यह भी खबर है कि उन्होंने साफ किया है कि किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। पूरा एक्शन बताएं, क्या है? देखिए, चंपत राय ने पहले कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं से भी चोरी नहीं हुई है, लेकिन 80 लाख करीब 80 लाख की रिकवरी हुई है और वो अयोध्या पुलिस ने ये रिकवरी की है। साफ है कि चोरी हुई है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में और भी रिकवरी किया जाए। यही वजह है कि आज जो रिकवरी की गई है उसकी जानकारी अयोध्या पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी है और उसके बाद सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अगले 13 जुलाई को सभी 8 आरोपियों को दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इन 8 आरोपियों का केस कोई नहीं लड़ेगा, इनका पक्ष कोर्ट में कोई नहीं रखेगा। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ इस पूरे मामले में FIR दर्ज करानी है। इसके बाबत एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है FIR दर्ज कराने के लिए सीधे वो लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके FIR दर्ज कराने की तहरीर देगी। नहीं होता है कोर्ट मूव करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन FIR दर्ज कराएंगे। तीसरी तरफ SIT लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार नए नए साक्ष्य जुटा रही है। और अयोध्या पुलिस ने अभी तक चंपत राय का इस पूरे मामले में बयान दर्ज कर लिया है। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और अगर हम बात करें गोपाल राव को नोटिस देने की तैयारी में है इस वक्त अयोध्या पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौते के लिए कतर के दोहा में कल से एक बार फिर बातचीत शुरू होगी। पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने ड्रोन के जरिए कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर समझौते का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दे दी कि यदि ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब जब दोनों पक्ष कतर की मध्यस्थता में दोहा में टेबल पर लौट रहे हैं, तो इस बार की जो बातचीत है मुख्य रूप से तकनीकी स्तर की ही होगी। इसका मतलब ये कि दोनों देशों के विशेषज्ञ बैठेंगे और ये तय करेंगे कि जहाजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से कैसे हटाया जाए और ईरान के फ्रीज किए गए फंड को कैसे जारी किया जाए। तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर है, लेकिन क्या ये बातचीत 60 दिन में फाइनल डील तक पहुंच जाएगी? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। कभी हां कभी ना, शाम 7:57 पर जरूर देखें। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसके सक्रिय होने के बावजूद जून महीने में अब तक बारिश में करीब 43% की कमी दर्ज की गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भारी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। इधर अल नीनो भी मजबूत हो रहा है। आगे कैसी रहेगी इस बार की बारिश की रफ्तार, इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए, अगर हम साउथ वेस्ट मानसून के एडवांसमेंट की बात करें
तो साउथ ईस्ट मानसून ने दक्षिण भारत का काफ़ी हिस्सा पूरा हिस्सा कवर कर लिया है। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश का काफ़ी हिस्सा कवर हो चुका है। पूर्वी भारत में बिहार का ज़्यादातर हिस्सा कवर हो चुका है, झारखंड का भी ज़्यादा हिस्सा कवर हो चुका है। जहाँ तक उत्तर पश्चिम भारत की बात है तो हमारा अनुमान है कि अगले 2 दिन में कंडीशंस जो है अनुकूल बनेंगी और ये थोड़ा सा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। वहीं जो बिहार झारखंड का बचा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का थोड़ा जो में भी ज़्यादा आगे एडवांसमेंट हो सकता है। इसके बाद के जो 2 से 3 दिन होंगे, यानी यहाँ से 4 से 5 दिनों के बाद हमारा अनुमान है कंडीशंस और फेवरेबल बन जाएंगी और ये जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो साउथ ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का जो बचा हुआ क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। सर, अभी अगर मैं बात करूं मानसून की डेफिशिएंसी की, जून के अंदर करीबन 43% की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो आगे भी यही अनुमान रहेगा? देखिए, अभी जो वर्षा है, जैसे मैंने बताया कि एडवांसमेंट जो है, जो आप देखेंगे नॉर्मल डेट भी अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो 25 से 30 जून के आसपास जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसून दस्तक दे देता है। फिलहाल जो है अभी उत्तर पश्चिम भारत में मानसून का जो एडवांस है वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेफिशिएंसी वहां पर भी दिख रही है। हालांकि अभी जो आगे आने वाले समय में हमारा अनुमान यही है कि पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से जो कोंकण गोवा क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र है, वहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 1 सप्ताह के लिए कंटिन्यू रह सकती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, यानी पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी वर्षा जो है वो चल रही है। तो इसको देखते हुए जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर भी वर्षा गतिविधि अगले 1 सप्ताह के दौरान जो है वो बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से जो मानसून की जो अभी डेफिशिएंसी है उसमें हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इस साल अल नीनो का साल है, तो कोई अल नीनो का भी असर है इसके ऊपर? देखिए, अल नीनो एक लार्ज स्केल फीचर है, तो उसका असर हमेशा इन जनरल देखा गया है कि वर्षा को थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हालांकि ये साल दर साल इसका जो बिहेवियर है, वो इम्पैक्ट जो है वो भी बदल सकता है। तो अभी फिलहाल जो हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी शायद देखने को मिलेगा। अच्छा सर, दिल्ली एनसीआर में बहुत कह सकते हैं कि चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली 50% के आसपास फील लाइक वेदर है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मानसून जब तक एडवांसमेंट नहीं होता है तो ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं, क्लियर स्काई कंडीशंस होती हैं, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही होती है, अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही होती है। इसके साथ साथ जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, जैसे कि अभी अरेबियन सी से भी काफ़ी मॉइस्चर जो है अवेलेबल है उत्तर पश्चिम भारत में, दिल्ली में भी, जिसकी वजह से जो ये डिस्कम्फर्ट है वो ज़्यादा फील हो रहा है। हालांकि कल के बाद से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि दिल्ली में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी अगले 3 दिनों के लिए। फिर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, साथ साथ में वर्षा गतिविधि हो सकती है, तेज हवा की जो चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए अधिकतम तापमान में कल से गिरावट देखने को मिलेगी। और मानसून कब तक पहुंचेगा दिल्ली? देखिए, मानसून के लिए तो हम लोग उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अगले 2 दिनों के दौरान ये काफी क्षेत्र कवर करेगा। उत्तर प्रदेश में एंट्री हो सकती है इसकी, उत्तराखंड के लिए अनुकूल बन रहा है ये। वहीं उसके आगे 2 से 3 दिनों में ये पश्चिम हिमालय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात कवर कर सकता है। अब बाकी और आगे जैसे इसका प्रोग्रेस का कंडीशन फेवरेबल बनती आएंगे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं ग्लोबली देखें तो यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस के पिसोज शहर की बात करें तो यहां पर पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि लंदन में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भीषण गर्मी से सबसे बुरा हाल फ्रांस में देखने को मिल रहा है। फ्रांस में 24 जून से अब तक 1000 से ज्यादा, और वहीं स्पेन की बात करें तो यहाँ 350 से ज्यादा लोगों की मौत भीषण गर्मी से हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सड़कों पर वाटर कैनन से पानी की फुहारें छोड़ी, और साथ ही फ्रांस में एयर कंडीशनर और पंखों की भारी मांग के चलते दुकानों पर लोगों की भीड़ और मारामारी भी देखने को मिली है। तो यूरोप में गर्मी से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पूरा अपडेट अब बता रहे हैं संजय सूरी। यूरोप में जिस तरह गर्मी की एक लहर उठी है, उसके कारण स्थिति दिन ब दिन और गंभीर हुई जा रही है। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तप रहा है यूरोप, और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस गर्मी के कारण जब से ये लहर 21 जून के लगभग शुरू हुई, 1300 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं केवल गर्मी के कारण। इसमें करीब 1000 तो फ्रांस में ही मर गए हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि पेरिस में तापमान 40 से ज़्यादा हो गया और 40 भी कम नज़र आता है। कई जगह, कई शहर हैं फ्रांस में, और केवल फ्रांस में ही नहीं, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, पोलैंड में, जहाँ पे तापमान 42-43 पहुँच गया। तो इस तरह की गर्मी तो लोगों ने यहाँ देखी नहीं, और मुल्क जो है ये तैयार नहीं है इस प्रकार की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए।
ज़्यादातर WHO का कहना है कि उन लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है और ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे मर गए। तो एक बहुत भारी चुनौती अब ये यूरोप के सामने, क्योंकि एक स्थिति जो बनी आ रही है और जो हर साल बढ़ती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप में जो ग्लोबल वार्मिंग है विश्व के एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है। तो अब यूरोप क्या करे? इन घरों को तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बिल्डिंगों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका कैसे सामना किया जाए, ये बहुत एक कठिन चुनौती यूरोप के आगे। देखने की बात यह है कि लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, लेकिन सारा जो है सिचुएशन, सारा सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, सड़कें पिघल रही हैं। जर्मनी में A2 जो सड़क जाती है पश्चिम से पूर्व तक, वो कई जगह पिघल गई, सड़कें बंद हो गई, कई जगह ट्रेन कैंसिल हो गई हैं और एक आध ट्रेन नहीं, कई सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। तो स्कूल बंद हो चुके हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और घर बैठते हैं तो और कठिनाई। तो एक बहुत कठिन समय यूरोप के लिए अगले कुछ सालों में अगर इस तरह का पैटर्न रहा और गर्मी बढ़ती रही तो बहुत कठिन सवाल उठता है कि इसका यूरोप कैसे सामना करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम तभी मिलेगा जब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़े, तो अब ये तस्वीर बदल रही है। अब सिर्फ 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी क्लेम मिल सकता है, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। मेडिक्लेम 24 घंटे भर्ती अब नहीं है जरूरी, जरूर देखिए शाम 5:57 पर। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।